नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, हिंदी विभाग, भारतीय विश्वविद्यालय से। आज हम अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति आपको बताएंगे। जैसे वर्तमान युग विज्ञान का युग है, किंतु समाज की पृष्ठभूमि देखने से ज्ञात होता है कि सामाजिक व्यवहार जागरूक होने से संचालित इसके पश्चात धर्म का युग आया। पहला क्या था? जादू टोने से होता रहता था, फिर धर्म का आया। धर्म के नाम पर समाज में अनेक कुरीतियों ने जन्म लिया, किंतु मनुष्य के ज्ञान के बढ़ने के साथ साथ विज्ञान का युग आया। मध्यकाल में तर्कों के स्थान पर विश्वास ने ले लिया, अधिक महत्व दिया गया, किंतु विज्ञान के कारण मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं पर निरंतर कर अनेक परिवर्तन किए हैं। वास्तव में विज्ञान का अर्थ है क्रमबद्धता से होता है। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान विषय नहीं बल्कि एक पद्धति से संबंधित रहता है। तो विज्ञान पद्धति की विशेषताएं आपको हम बताएं। प्रमुख विशेषताओं के विषय में जानकारी हम आपको देते हैं, जिसमें सबसे पहले है सत्यापन। सत्यापन क्या है? वैज्ञानिक विधि द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सदैव एक से ही रहते हैं। बार बार परीक्षण करने पर भी परिणाम समान ही रहते हैं। वैज्ञानिक विधि में किसी भी सिद्धांत को बलपूर्वक नहीं मनवाया जा सकता। सत्यापन के कारण ही वैज्ञानिक पद्धति अधिक प्रमाणित तथा सत्य मानी जाती है, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति निर्धारित विधियों का उपयोग करके किसी भी समय निष्कर्षों की जांच कर सकते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक युग क्रमबद्धता रहती है, इसमें सत्यापन रहता है, इसको कभी भी जांचा परखा जाएगा, उसका परिणाम एक ही आएगा। क्योंकि परीक्षण में अगर परिणाम समान आ रहे हैं तो आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा कि हम जो वैज्ञानिक पद्धति प्रयुक्त कर रहे हैं वो एक सही पद्धति में हम जा रहे हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है निश्चयात्मक। निश्चयात्मक विज्ञान विधि निश्चित, विशिष्ट तथा स्पष्ट होती है। वैज्ञानिक विधियाँ पूर्णतः या तो सुनिश्चित होती हैं, इसमें कोई व्यक्ति जब चाहे इनको अच्छी तरह से समझ सकता है। व्यक्तिगत धारणाओं को निश्चयात्मकता की कसौटी पर नहीं रखा जा सकता और न इसका सत्यापन हो सकता है, क्योंकि पर्यावरण के आधार पर ही कही गई बात सदैव एक जैसी रह सकती है। कुछ समय तो वह लागू रह सकती है पर सदैव नहीं रह सकती। जो निश्चयात्मकता इसमें होना जरूरी है और वैज्ञानिक पद्धति में जो सत्यता रहती है वो हमेशा ही रहती है। ऐसा नहीं है कि वो समय के अनुसार परिवर्तित हो जाए। निश्चयात्मकता इस द्वारा विधि का निर्णय कर पहले हो जाता है तथा प्राप्त होने वाले निष्कर्षों का निर्णय पूर्व निश्चित न होकर सामग्री की विवेचनाओं पर छोड़ दिया जाता है। निश्चयात्मकता द्वारा विधि का निर्णय का होता है, जो सामग्री होती है उसकी विवेचना के आधार पर उसको छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वैषयिकता, यानी विषय से संबंधित। विषयिकता भी वैज्ञानिक पद्धति की एक विशेषता है। हम समस्त ज्ञान के विवेचन को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो व्यक्तिगत प्रधान और दूसरा विषय प्रधान। वैश्विकता को हमने दो भागों में माना, व्यक्तिगत प्रधान और विषय प्रधान। वैश्विकता देखने में जितनी सरल प्रतीत होती है, व्यवहारिक रूप में उतनी ही कठिन है, क्योंकि व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, जिसके कारण उसके विचार तथा संस्कार और परिस्थितियाँ इसकी अवलोकन शक्ति को प्रभावित करती हैं। क्या होता है? वैयक्तिकता क्या होती है? जो व्यवहारिक होती है वो हमारे उसमें झलक जाती है। जब हम किसी का अवलोकन करते हैं, किसी को हम देखते हैं, तो उसमें जो हमारा व्यक्तिगत होता है उसका प्रभाव आ जाता है। अतः वह पूर्ण वैश्विकता असंभव सी होती है, क्योंकि पूर्ण वैश्विकता द्वारा ही वैज्ञानिक पद्धति को सरल, सुबोध एवं उपयोगी बनाया जा सकता है। जब हम पूर्णतः विषय पर रहेंगे तभी हम उसको सही रूप में उसका सही परिणाम लाएंगे और सरल और सुबोध उसको बना सकते हैं। जब हमारा व्यक्तिगत उस पर प्रभाव आने लगेगा तो वो विषय अंतर्गत नहीं आएगा, वो व्यक्तिगत अंतर्गत में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चौथा, सामान्यता। सामान्यता क्या है? आप किसी भी प्रकार का अनुसंधान क्यों ना करें, वह सभी के ऊपर लागू होकर होना चाहिए, और यह तभी संभव हो सकता है जब समस्या से संबंधित निष्कर्ष वैज्ञानिक आधार पर निकाले गए हों। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक नियमों में सार्वभौमिकता होती है।
सामान्यता क्या है, आप कोई सा भी अनुसंधान कर रहे होंगे वह सभी पर निश्चित लागू होगा और जो भी समस्या होगी उसका निष्कर्ष वैज्ञानिक आधार पर ही निकाला जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक नियम जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पूर्व अनुमान क्षमता। वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में पूर्व अनुमान किए जाने की क्षमता होती है। यद्यपि किसी निष्कर्ष को देखकर भविष्य के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी चीज का जो आज रूप है वह कल दूसरा हो सकता है, अतः किसी प्रकार की पूर्व धारणा नहीं बनाई जा सकती। संसार गतिमान है, उसकी परिस्थितियां सदैव बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं, फिर भी वैज्ञानिक प्रकृति द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे देश की जनसंख्या के आधार पर शिक्षा के प्रसार का अनुमान लगाया जा सकता है। कैसे कि जैसे कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो हम लगा सकते हैं कि शिक्षा का प्रसार भी बढ़ सकता है। अतः जितनी शिक्षा, जितनी जनसंख्या को हम उपलब्ध करा सकते हैं उतनी ही जनसंख्या का पूर्वानुमान भी हम लगा सकते हैं। भविष्यवाणी केवल प्रकृति विज्ञानों में ही की जा सकती है, सामाजिक तथ्यों के संबंध में नहीं, किंतु फिर भी समाज के अन्य कारक स्थिर रहने पर सामाजिक घटनाओं के संबंध में किसी प्रकार की भविष्यवाणी करने पर आपत्ति नहीं हो सकती। यदि आप किसी भी भविष्यवाणी करते हैं तो कोई उस पर आपत्ति नहीं करेगा, चाहे सामाजिक हो चाहे आपकी वैज्ञानिक हो, पर हाँ वैज्ञानिक पद्धति को मान्यता प्राप्त है। वैज्ञानिक पद्धति से निकाले गए निष्कर्ष सामान्य रूप से सभी स्थानों पर और पदार्थों पर समान रूप से लागू होते हैं। इसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जिन दिशाओं में अध्ययन किया गया था वे दिशाएं यथावत बनी रहे। उदाहरण स्वरूप भौतिक शास्त्र का एक सामान्य नियम है कि ऊपर फेंकी गई हुई वस्तु पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण धरती पर आकर गिरती है। यह सार्वभौमिक सत्य है। अलग अलग वस्तुओं की गिरने की गति अलग अलग हो सकती है, पर वह गिरेगी जरूर, चाहे वो स्लो मोशन में गिरे चाहे वो तेजी से गिरे, पर वो गिरेगी जरूर। ये धारणा बिल्कुल सही है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर फेंकी गई प्रत्येक वस्तु धरती पर आकर गिरती जरूर है। एक अन्य उदाहरण हम जानते हैं कि भारत में विवाहित स्त्रियों की हत्या या आत्महत्या के लिए भारत में प्रचलित दहेज प्रथा उत्तरदायी है। ये एक सत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी भारत के समाज देश दहेज प्रथा का प्रचलन और उसकी मांग में वृद्धि होगी, वहाँ की स्त्रियों की हत्या या उनकी आत्महत्या की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। ये हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि हमने पूर्व अनुमान लगाया कि ऊपर फेंकी हुई वस्तु नीचे जरूर आएगी, चाहे उसकी गति धीमी हो चाहे उसकी गति तेज हो, यानी कि वो फेंकी गई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आएगी। एक दूसरा अनुमान हमने लगाया कि भारत में विवाहित स्त्रियों को आत्महत्या और हत्या करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। क्यों? क्योंकि दहेज के कारण। तो जहाँ भी दहेज प्रथा है, अभी भी प्रचलन है, तो वहाँ अभी भी ये कह सकते हैं कि स्त्रियों की हत्या, उनकी आत्महत्या की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों का सत्यापन, निश्चयात्मकता, वैषयिकता, पूर्वानुमान की क्षमता होती है। साथ ही कार्य कारण संबंधों के आधार पर परिवर्तित होने वाली घटनाएं एवं उनके संभावित परिणामों की ओर भी ये संकेत करता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा है वैज्ञानिक पद्धति के दोष। इसमें जब वैज्ञानिक पद्धति इतनी सर्वमान्य है, सब कुछ है, पर कहीं थोड़ा सा इसमें कुछ दोष भी है। इस पद्धति का उपयोग शिक्षक केवल तभी कर सकते हैं जब उनके पास शिक्षण उद्देश्य के लिए पर्याप्त समय हो, क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है। केवल बुद्धिमान और मेधावी छात्र की ही समस्या का समाधान स्वयं कर सकते हैं, लेकिन एक ही कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी छात्रों की मानसिक क्षमताएं भिन्न होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक द्वारा विभिन्न छात्रों का शिक्षा प्रदान करने के लिए इस पद्धति का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये उसमें कुछ छोटे से मोटे दोष थे। बाकी आज हमारा ये अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति यहीं पे समाप्त होता है। कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।